हेलो छात्रों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कक्षा 11 की जो राजनीति विज्ञान की बुक है, इसमें लेसन है संघवाद। संघवाद में सिद्धांत व व्यवहारों की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एकात्मक सरकार, उसके बाद बात करेंगे संघवाद से आप क्या समझते हैं। इसके बाद संघवाद पर चर्चा करेंगे, फिर संघवाद की मूल अवधारणाएं या विशेषताएं की बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे सत्ता के दो स्तर या दो प्रकार की सरकारें हैं, इसकी विशेषताओं में ही है। दो प्रकार की पहचान है, लिखित और कठोर संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, संविधान की सर्वोच्चता है और भारत में संघवाद। भारत के संविधान में शक्तियों का बंटवारा है। बंटवारे में आता है संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। इसके बाद बात करेंगे हम अवशिष्ट शक्तियाँ, उसके बाद बात करेंगे अवशिष्ट अधिकार और इसके बाद सशक्त केंद्रीय सरकार और संघवाद की चर्चा करेंगे। इसके बाद संवैधानिक प्रावधान जो केंद्र सरकार को अधिक सशक्त बनाते हैं, इन पर चर्चा करेंगे और केंद्रीय संसद द्वारा राज्य सूची में शामिल विषयों पर भी कानून बना सकती है और संसद नए राज्यों का निर्माण और राज्यों की सीमाओं में बदलाव कर सकती है। और क्या चर्चा करेंगे, केंद्र की अपार वित्तीय शक्तियां हैं और इसमें राज्यपाल की भूमिका जानेंगे और आपात स्थिति में संघात्मक व्यवस्था एकात्मक रूप धारण कर लेती है और इसमें राष्ट्रपति शासन है। अखिल भारतीय सेवाओं पर केंद्र का नियंत्रण कैसे होता है और संविधान के अनुच्छेद 33 में 34 केंद्र सरकार को और अधिक शक्तिशाली बना देते हैं और संविधान ने केंद्र को शक्तिशाली क्यों बनाया, हम इस पर भी इस विषय को भी जानने का यहाँ पर प्रयास करें। तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एकात्मक सरकार। एकात्मक सरकार क्या है? एकात्मक सरकार वह है जिसमें सभी शक्तियां और अधिकार एक केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सत्ता के पास होते हैं या केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सत्ता के हाथों में होते हैं। केंद्रीय है ना, कानूनी दृष्टि से केंद्रीय सरकार ही सर्वशक्तिशाली समझी जाती है या सर्वशक्तिमान समझी जाती है या सारी शक्तियां कानूनी दृष्टि से केंद्रीय सरकार के पास ही होती हैं, तो वहां पर उसको कहलाती है एकात्मक सरकार। छात्रों, अब प्रश्न ये बन सकता है कि संघवाद से आप क्या समझते हैं या संघवाद से आपका क्या तात्पर्य है या संघवाद से क्या तात्पर्य है, इस प्रकार के प्रश्न आ सकता है। तो एक संघीय संविधान में क्या होता है, सरकार को शक्तियों का जो बंटवारा है पूरे देश में एक सरकार और उसमें शामिल होने वाली इकाइयां क्या है, राज्य, स्टेट्स है ना। स्टेट की सरकार और केंद्र सरकार के बीच, केंद्र सरकार और स्टेट की सरकारों के बीच इस प्रकार किया जाता है कि इस संबंध में शामिल प्रत्येक है ना सरकार, चाहे वो स्टेट की या केंद्र की है, अपने अपने क्षेत्र में कानूनी रूप से पूरी तरह स्वतंत्र रहे, पूरी तरह से स्वायत्तपूर्ण रहे। और संघीय राज्य की है ना शुरुआत कहाँ से हुई छात्रों? अमेरिका से हुई थी, लेकिन जर्मन और भारतीय संघ से भिन्न है। अमेरिका की जो संघीय शासन व्यवस्था है वो जर्मनी व भारत से अलग है, भिन्न है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें छात्रों संघवाद की, है ना, संघवाद क्या है? तो संघवाद एक ऐसी व्यवस्था है, किस प्रकार की व्यवस्था? संघवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो तरह की या दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को शामिल किया गया। दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं कौन सी होंगी संघवाद में? एक है केंद्रीय स्तर की सरकार और दूसरी है राज्य स्तर की सरकार या राज्य स्तर की सरकार। अब बात करें संघवाद की मूल अवधारणाएं या विशेषताएं, संविधान की मूल अवधारणाएं या विशेषताएं। तो इसमें बताते हैं संविधान एक गतिशील प्रक्रिया है। संघवाद एक गतिशील प्रक्रिया है और इसमें कोई कठोर सिद्धांत नहीं होते है ना, जो सभी संघीय सरकारों पर समान रूप से लागू हो सके और किसी भी
केंद्रीय सरकार को राज्य सरकार किसी भी है ना संघवाद में कुछ मौलिक अवधारणाएं भी होती है ना। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ मौलिक अवधारणाएं भी होती हैं। जैसे नंबर 1 पर बात करें हम, सत्ता के 2 स्तर या 2 प्रकार की सरकार। इसमें सत्ता के 2 स्तर होते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था, केंद्रीय स्तर और राज्य स्तर, या केंद्रीय स्तर की सरकार और राज्य स्तर की सरकार। इसमें केंद्रीय स्तर और राज्य स्तर की सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन है ना सबसे पहली या महत्वपूर्ण अवधारणा है या महत्वपूर्ण आवश्यकता है। राष्ट्रीय महत्व के विषय जो हैं केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में रहेंगे तथा क्षेत्रीय स्तर के जो हैं या क्षेत्रीय महत्व के मामले राज्य सरकारों के नियंत्रण में रहेंगे या उनको राज्य सरकारों के नियंत्रण में रखा गया है। छात्रों, यहाँ पर बात करते हैं 2 प्रकार, है ना, 2 प्रकार की पहचान। यहाँ पर पहचान 2 प्रकार की कैसे? संघात्मक व्यवस्था में राष्ट्रीय एकता के साथ साथ स्थानीय पहचान भी शामिल है ना। संघीय या संघात्मक व्यवस्था जैसी हमारे भारत में है, यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय एकता के साथ साथ स्थानीय पहचान भी है। जैसे भारत का नागरिक है ना सर्वप्रथम भारतीय है तथा साथ ही साथ पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मराठी अन्य भी उसकी पहचान है। इन पहचानों से भी पुकारा जाता है। तो इसकी तीसरी जो विशेषता है वो है छात्रों लिखित और कठोर संविधान। लिखित और कठोर संविधान से क्या फायदा है? लिखित संविधान से केंद्र और राज्यों की सरकारें अपनी अपनी सीमाओं के भीतर ही है ना अपनी शक्तियों का प्रयोग करती हैं। और कठोर संविधान होने से ये है कि केंद्रीय सरकार आसानी से नियमों और कायदे कानूनों में बदलाव नहीं कर पाती। इसकी बात करेंगे हम स्वतंत्र न्यायपालिका की, है ना। संघात्मक सरकार में यूं कहें कि न्यायपालिका का होना अति आवश्यक है। और न्यायपालिका भी कैसी? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष, है ना। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का होना यहाँ बहुत जरूरी है। तो संघात्मक सरकारें शक्तियों के विभाजन पर आधारित है ना। संघात्मक सरकारें यूं कहें कि शक्तियों के विभाजन पर ही टिकी हुई हैं। शक्तियों का विभाजन जो लिखित रूप से है उसी पर टिकी हुई हैं। केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों को लेकर कभी भी विवाद हो जाते हैं, है ना। कभी भी विवाद होना संभव है। तो ऐसे विवादों को सुलझाने के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का होना अति आवश्यक है। और प्रत्येक सरकार के अपने अधिकार होते हैं, चाहे राज्य स्तर की सरकार हो चाहे केंद्रीय स्तर की सरकार हो, है ना। तो हर प्रकार की जो सरकार है उसके अपने अपने अधिकार होते हैं। और कुछ राष्ट्रों में तो दोहरी नागरिकता भी होती है ना। कुछ राष्ट्रों और राज्यों में दोहरी नागरिकता प्रदान की गई है, किंतु हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, है ना। कुछ राज्यों में लोगों को दोहरी पहचान व निष्ठाएं होती हैं। ये अपने क्षेत्र के भी होते हैं और उस राष्ट्र के भी होते हैं। प्यारे छात्रों, यदि भारत के संदर्भ में पूछा जाए तो हम कहेंगे कि यहाँ पर इकहरी ही नागरिकता है। और यहाँ पर नंबर 5 में है हमारे संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता, यहाँ संविधान को सबसे ऊपर रखा गया। तो संघवाद में सभी फैसले किसके अनुसार होते हैं? संविधान के अनुसार। न्यायपालिका जो फैसले देती है किसके अनुसार देती है ना। न्यायपालिका संविधान के अनुसार ही फैसले देती है। तो हमारे यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है। भारत में संघवाद, है ना। भारत में संघवाद की बात करें तो भारत में 2 प्रकार की सरकारें। कौन कौन सी सरकारें हैं? केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार। यहाँ पर विविधता को भी मान्यता दी गई है। यहाँ पर विविधता बहुत जरूरी है ना। भारत में बहुत सारी विविधताएं होती हैं। पहले राज्यों को ज्यादा शक्ति देने की बात हुई थी। राज्यों को ज्यादा पावर, ज्यादा शक्ति देने की बात की थी मुस्लिम लीग ने। लेकिन जैसे ही भारत का बंटवारा हुआ, भारत का बंटवारा होने से मुस्लिम लीग चली गई पाकिस्तान में, है ना। बंटवारा होने के बाद हमारे जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने सोचा कि केंद्र ज्यादा मजबूत होना चाहिए। अगर केंद्र ज्यादा मजबूत होगा तो क्या होगा, देश के टूटने का खतरा कम रहेगा। और
केंद्र तथा राज्यों की शक्तियों को संविधान में स्पष्ट कर दिया गया है ना। केंद्र और राज्यों की शक्तियां संविधान में स्पष्ट कर दी गई हैं तथा विवाद होने पर न्यायपालिका की शक्ति सर्वोच्च है और न्यायपालिका संविधान के अनुसार ही निर्णय लेगी। अब इसमें एक पॉइंट बनता है भारत के संविधान में शक्तियों का बंटवारा। भारत के संविधान में शक्तियों के बंटवारे की बात करें तो इसमें हम 3 प्रकार से इसका बंटवारा कर सकते हैं, जैसे संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची। अब संघ सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संघ को है। प्यारे छात्रों, हमारे संविधान में इसमें 97 विषय थे जो अब बढ़कर 100 हो गए हैं। इसमें कुछ ऐसे मामले हैं जैसे प्रतिरक्षा, परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले, युद्ध और शांति, बैंकिंग, रेलवे, डाक व्यापार, वायुसेना, बंदरगाह, विदेशी व्यापार, मुद्रा, है ना, आदि कुछ ऐसे मामले हैं कि इन विषयों पर केवल केंद्रीय विधायिका क्या है? जो हमारी संसद है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा है, वह ही कानून बना सकती है। इसमें जो दूसरा विषय है वो है हमारा राज्य सूची। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, 66 थे, जो अब 61 है ना। 61 विषय रह गए हैं। इसमें कौन कौन से विषय आते हैं? इसमें कृषि, पुलिस, जेल खाना, स्थानीय शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भूमि, शराब, है ना, और क्या है, वाणिज्य, व्यापार, पशुपालन। आमतौर पर इस बात पर ध्यान देंगे कि आमतौर पर इन विषयों पर केवल प्रांतीय विधायिका ही कानून बना सकती है। यहाँ पर मैंने कहा विशेष रूप से आमतौर से, ये नहीं कि हर समय ही, है ना, कभी कभी इन विषयों पर केंद्रीय विधायिका भी कानून बना सकती है, उसके बारे में भी अभी मैं बताने वाला हूँ। जैसे नेक्स्ट आता है इसमें समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कौन कौन कानून बना सकता है? इसमें प्यारे छात्रों 52 विषय हैं, 52 विषय हैं। इसमें कैसे कौन कौन से विषय हैं? शिक्षा, कृषि भूमि के अतिरिक्त किसी अन्य संपदा का हस्तांतरण, है ना, कृषि भूमि को छोड़ करके कोई अन्य संपदा है उसका हस्तांतरण, उस पर कानून बनाना। मजदूर संघ है, सामानों में मिलावट है, गोद लेना, है ना, बच्चों को गोद लेना और उसका उत्तराधिकार। केंद्रीय और प्रांतीय, इसमें कौन कौन कानून बना सकते हैं? केंद्रीय विधायिका और प्रांतीय विधायिका दोनों ही इसमें कानून बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अवशिष्ट शक्तियों। अवशिष्ट शक्तियाँ क्या हैं, उसके बाद अवशिष्ट अधिकारों की बात करेंगे। अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, इनमें वे सभी मामले शामिल हैं। कौन से मामले शामिल हैं? जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं किया गया है। जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं किया गया है वो मामले किसमें आएंगे? अवशिष्ट शक्तियों में आएंगे। जैसे साइबर कानून। प्यारे छात्रों, जो हमारा संविधान बन रहा था उसमें साइबर क्राइम का जिक्र इसलिए नहीं था, है ना, क्योंकि उस समय ऐसी व्यवस्था, मोबाइल, टेलीफोन इस तरह नहीं थे। ठीक है, तो इन विषयों पर कौन कानून बना सकता है ना, विशिष्ट शक्तियों पर कौन कानून बना सकता है? केवल केंद्रीय विधायिका या हमारी संसद ही कानून बना सकती है। बात करें अवशिष्ट अधिकार। अवशिष्ट अधिकार कौन से? इन विषयों का उल्लेख इन तीनों सूची, है ना, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, किसी में भी नहीं है। ऐसे मामलों पर अवशिष्ट अधिकार के रूप में कानून बनाने की जो शक्ति है, कानून बनाने की जो पावर है, वो किसको दी गई है? वो केंद्र को दी गई है ना। उन पर केंद्रीय सरकार ही, है ना, कानून बना सकती है या केंद्रीय प्रशासन, है ना, केंद्र सरकार का ही प्रशासनिक नियंत्रण रहता है। और ये कहाँ पर दिखाया गया है? ये अनुच्छेद 248 है ना, 248 में दिखाया गया है। प्यारे छात्रों, अभी मैंने जब राज्य सूची में बता रहा था कि इसमें आमतौर पर राज्य विधायिका है ही कानून बना सकती है आमतौर पर, तो इसमें मैं कहना चाहूंगा संसद के द्वारा राज्य सूची
पर भी कानून बनाया जा सकता है और उसके लिए हमारे संविधान में अनुच्छेद 249 और 250 249 और 250 अनुच्छेदों के अंतर्गत हमारी संसद राज्य विधायिका संबंधित या राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं उन पर भी कानून बना सकती है। बात करते हैं सशक्त केंद्रीय सरकार और संघवाद। सशक्त का मतलब है शक्तिशाली, मजबूत केंद्रीय सरकार, है ना। भारत कैसा है? एक विशाल देश है, बहुत बड़ा देश है। जो कहें तो इसका विश्व में क्षेत्र की दृष्टि से 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है। इसमें बहुत सी विशेषताएं हैं और बहुत सी विविधताएं हैं और बहुत सी सामाजिक समस्याएं भी। हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि एक ऐसा संविधान बने या ऐसा संविधान दें जो विविधताओं को तो शामिल करे परंतु साथ ही साथ समस्याओं को भी सुलझाने का काम करे। अतः वह शक्तिशाली केंद्र की स्थापना चाहते थे। भारतीय संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था कि भारत में एक शक्तिशाली केंद्र हो। क्यों हो? देश की एकता को बनाए रखे। देश की एकता को बनाए रखने के साथ साथ संविधान निर्माता यह भी चाहते थे कि सामाजिक, आर्थिक आदि समस्याओं का निपटारा कौन कर सकता है? एक शक्तिशाली केंद्र ही कर सकता है। अतः ऐसी समस्याओं को निपटारे करने के लिए हमारे यहाँ शक्तिशाली केंद्रीय सरकार चाहिए और ऐसा करने में राज्य भी उसकी मदद करें या ऐसा करने में राज्यों को भी उनकी मदद मिले। राज्यों को भी उनकी मदद मिले। अब बात करते हैं संवैधानिक प्राविधान जो केंद्रीय सरकार को और अधिक सशक्त बनाते हैं। केंद्रीय सरकार को और अधिक जो शक्तिशाली बनाते हैं, है ना, ऐसे प्राविधानों की चर्चा करते हैं। तो इसमें कौन से आएंगे? भारत के संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई, है ना। भारत के संविधान में कैसे संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है? संविधान का उद्देश्य है कि एकता बनाए रखना। संविधान निर्माताओं ने जो विघटनकारी शक्तियां थी उन पर नियंत्रण करने के लिए ही मजबूत केंद्रीय सरकार की स्थापना की। इसमें बात करते हैं नंबर 1, केंद्रीय संसद राज्य सूची में शामिल विषयों पर भी कानून बना सकती है। अभी मैंने बताया था 49-50 अनुच्छेद के अंतर्गत, है ना। क्या है? केंद्रीय संसद राज्य सूची में शामिल विषयों पर भी कानून बना सकती है। यद्यपि केंद्र और राज्यों के बीच, है ना, क्या कर दिया गया? हमारे शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया, है ना। यद्यपि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है परंतु राष्ट्रीय हित में संसद राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 249, 250 के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 2 है संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है और राज्यों की सीमाओं में फेर बदल कर सकती है। राज्यों की सीमाओं में बदलाव कर सकती है ना। तो संसद किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ा सकती है। जैसे हमारा दिल्ली है ना, अब जहाँ तक फैला हुआ है इससे आगे और इसका विस्तार कर सकती है। अन्य राज्यों में भी ऐसा हो सकता है ना। किसी भी राज्यों में क्षेत्रफल को बढ़ा सकती है, क्षेत्रफल को कम कर सकती है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है और नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, राज्यों के नाम बदल सकती है। परंतु इसके लिए जो संबंधित विधानमंडल हैं उनसे विचार जानना जरूरी है। ऐसा कब हुआ? जैसे नवंबर 2000 में क्या किया? 3 नए राज्य बने। कौन कौन से? छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड बनाए गए। अब बात करते हैं नंबर 3 है केंद्र की अपार वित्तीय शक्ति, या यूं कहें केंद्र को अपार वित्तीय
वित्तीय धन संबंधी शक्तियां प्राप्त हैं। संविधान के अनुसार केंद्र की आय के बहुत से साधन हैं, अर्थात केंद्र को कई प्रकार से आमदनी प्राप्त होती है। जैसे आयकर विभाग है, आयात निर्यात पर शुल्क लगाना है ना, रेलवे है, डाक व तार विभाग है, टेलीफोन विभाग है, आदि कई ऐसे विभाग हैं जिनसे केंद्र सरकार को या भारत सरकार को आय प्राप्त होती है। जबकि राज्य सरकारें केंद्रीय अनुदानों पर ही निर्भर रहती हैं, अर्थात राज्य सरकारों के हाथ केंद्र सरकार के सामने ऐसे ही रहते हैं। अब इसमें नंबर 4 पर करते हैं राज्यपाल की। देखिए, राज्यपाल की जो भूमिका है इसमें भी केंद्र का महत्वपूर्ण रोल है ना। इसके द्वारा भी ये जो राज्यों की सरकार हैं या इकाई सरकार हैं उन पर नियंत्रण का काम करती है। कैसे? किसी भी राज्य में जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है वो राज्यपाल होता है, और राज्यपाल किसकी सलाह पर नियुक्त होता है? राज्यपाल किसकी सलाह पर कार्य करता है? राज्यपाल राष्ट्रपति की सलाह पर कार्य करता है। और जब तक राष्ट्रपति की इच्छा शक्ति है या राष्ट्रपति का प्रसाद स्वरूप उसके ऊपर हाथ है या उसके ऊपर आशीर्वाद है, तब तक ही अपने पद पर बना रहता है ना। तब तक ही राज्यपाल पद धारण किए होता है। जिस दिन राष्ट्रपति की इच्छा होती है उसे वापस बुला लिया जाता है, अर्थात उसे पद से हटा भी दिया जाता है। और राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करता है छात्रों? हमने पीछे पढ़ा था न्यायपालिका में। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है और मंत्री परिषद प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो प्रधानमंत्री या केंद्रीय सरकार राज्यपाल के द्वारा भी है ना राज्यों की सरकारों पर नियंत्रण रखने का काम करते हैं। नंबर 5 है आपात स्थिति में संघात्मक व्यवस्था एकात्मक रूप धारण कर लेती है। हमने बताया कि भारत संघों का राज्य है, यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था है, परंतु यहाँ पर क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि हमारा संविधान सामान्य समय में संघात्मक सरकार है। हमारे संविधान में सामान्य नॉर्मल टाइम में कैसा है? संघात्मक है। और भारत में यदि आपातकाल लग जाए तो वही सरकार एकात्मक रूप धारण कर लेती है या एकात्मक सरकार के रूप में कार्य करती है ना। या हमने संविधान को सामान्य समय में संघात्मक और आपातकाल के समय में एकात्मक सरकार के रूप में तैयार किया है। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किए जाने के बाद संसद राज्य सूची में या राज्य सूची के किसी भी विषय में संशोधन, किसी भी विषय में कानून बना सकती है, संशोधन कर सकती है। अब राष्ट्रपति शासन भी एक बहुत बड़ी शक्ति है केंद्र सरकार के पास, है ना। राष्ट्रपति शासन किस प्रकार से है ना केंद्र सरकार को मजबूती देती है, ताकत देती है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। किसी भी राज्य की संवैधानिक शासन व्यवस्था फेल हो जाए, संवैधानिक शासन व्यवस्था बिगड़ने पर राष्ट्रपति उस राज्य के सारे कार्य अपने हाथों में ले लेते हैं, अर्थात उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं तो उसकी सारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में होती हैं और राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री वहां पर शासन करते हैं। नंबर 7 है अखिल भारतीय सेवाओं पर केंद्र का नियंत्रण। केंद्र का नियंत्रण किस प्रकार से होता है? केंद्र सरकार अखिल भारतीय सेवाओं पर, है ना, केंद्र सरकार अखिल भारतीय सेवाओं पर अर्थात भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के द्वारा भी राज्य प्रशासन पर काफी नियंत्रण, काफी कंट्रोल रखने का काम कर सकती है या रख सकती, कंट्रोल कर सकती है। और राज्यों में महत्वपूर्ण पद, है ना, अखिल भारतीय सेवाओं द्वारा ही भरे जाते हैं और अखिल भारतीय सेवाओं पर नियंत्रण प्रधानमंत्री महोदय का होता है राष्ट्रपति के द्वारा। अब नेक्स्ट बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद
33 और 34, तो अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 33 और 34 केंद्र सरकार को और अधिक शक्तिशाली बना देते हैं। देखिए, दो अनुच्छेद जो हैं ये केंद्र सरकार को कैसे अधिक शक्तिशाली बना देते हैं, इसे जानने के लिए बात करते हैं। किसी देश के किसी भी हिस्से में यदि मार्शल लॉ कहते हैं सैनिक शासन, है ना, लागू है। सैनिक शासन राष्ट्रपति शासन ही होता है ना। यदि सैनिक शासन लागू है तो सैन्य बल, सीमा सुरक्षा बल और पुलिस के अधिकार बढ़ जाते हैं, है ना। इन सबको ज्यादा अधिकार प्राप्त हो जाते हैं और शांति बहाली और कैसे, और ऐसी स्थिति है जिसको नियंत्रण में नहीं किया जा रहा, तो ऐसी स्थिति में नियंत्रण लाने के लिए यदि किसी अधिकारी द्वारा कोई उसके द्वारा अवैध कार्य भी किया गया है तो उसका जुर्म बनता है ना। तो संसद कानून के द्वारा उसे माफी दे सकती है, अर्थात उसके ऐसे अपराध को जो अवैध कार्य उसने किया है उसके लिए भी उसे माफ किया जा सकता है। और यह शक्ति केवल किसके पास है? केंद्र सरकार के पास, क्योंकि केंद्र सरकार के पास संसद है, संसद को ही ऐसी शक्ति प्राप्त है। यह शक्ति राज्य विधानमंडलों को प्राप्त नहीं है। बात करते हैं संविधान ने केंद्र को शक्तिशाली क्यों बनाया। अब ये है, सारी हमने बातें कर ली, कुल मिला के ये बात आई कि केंद्र सबसे शक्तिशाली है। अब कोई बच्चा ये भी तो पूछ सकता है कि संविधान ने केंद्र को शक्तिशाली क्यों बनाया। हमारे संविधान निर्माताओं के जहन में या मन में ऐसा क्या रहा होगा जिस कारण से उन्होंने केंद्र को शक्तिशाली बनाया। हमारे संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था कि विघटनकारी शक्तियों पर कंट्रोल रखा जाए, है ना, उनको नियंत्रण में रखा जाए और राष्ट्रीय एकता की प्रबल भावना उनके अंतर्गत थी। क्योंकि जब भारत का राज्य हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय यहाँ पर बहुत सी रियासतें थी, है ना, और सबको एकीकरण करने की भी चिंता थी। तो ऐसे में राष्ट्रीय एकता की भावना प्रबल थी और भविष्य में कुछ ऐसा ना हो जाए या भविष्य की चिंता को ध्यान में रखते हुए और या कोई अव्यवस्था न हो जाए, अव्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए और देश की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा कि केंद्र का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। और प्यारे छात्रों, देश का सामाजिक और आर्थिक विकास करने के लिए भी केंद्र का शक्तिशाली होना बहुत ही जरूरी है। तो इस वीडियो में फर्स्ट पार्ट वीडियो है ना, फर्स्ट पार्ट में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में आज इतना ही पढ़ेंगे और जो बाकी बचा हुआ लेसन है उसे सेकंड पार्ट में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। हमारा YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर बाय जगत सिंह देखने के लिए सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।